कौन कौन आ गया? लेट्स टेक योर अटेंडेंस एट लीस्ट वंस. Fourteen participants are there in meeting, including me. Now 15. आरती सिंह, भावना शर्मा, चंदन प्रजापत, दर्शनिका गामित, ध्रुव मेडापारा, खुशी पटेल, लक्ष्य पलीवल, नंदिनी, प्रियांशी, संजना, वर्षिल, व्रज, वृत. चलो ठीक है. यस चलो सब लोग ज्वाइंट हो गए. अब मेरे ख्याल से हो गए अब ऑलमोस्ट. कल क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? गॉस लॉ हम पढ़ रहे थे, है ना. गॉस लॉ में हम कहाँ तक कवर कर चुके थे? फ्लक्स निकालना हमने सीख लिया था. हमने फ्लक्स निकालना सीख लिया था और गॉस का थ्योरम देखा था. इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस which is equal to charge enclosed upon epsilon naught. ठीक है. एक मिनट रुको, थोड़ा हैंग हो रहा है. सबको आवाज आ रही है प्रॉपरली? पल्लव जगानी, यस, वॉइस इज ऑडिबल ना? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार. तो कल हमने डिस्कस किया था कल की क्लास में हम ये चीज देख चुके थे. हम फ्लक्स का कैलकुलेशन करते थे. और उसका वैल्यू जो हमें मिला था इसके बराबर मिलता था. कितना चार्ज एनक्लोज्ड हुआ अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. अब सपोज करो एक स्फेरिकल शेल लेते, है ना. लेट अस कंसिडर वन स्फेरिकल शेल. इस तरह की शेल है आपके पास. लेट अस कंसिडर वन स्फेरिकल शेल और इस पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. इस शेल पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. अब मैंने आपको बोला बेटा बताओ इनसाइड दिस शेल व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा. सपोज करो अगर मुझे फाइंड करना, 0 होगा. ठीक है. कॉमन सेंस तो यही बोलता है कि 0 होगा. बिल्कुल सही बात है, 0 होगा, बिल्कुल सही जवाब है. इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे?
तो गॉस लॉ से आप इसको प्रूव कर सकते हो। गॉस लॉ का यही एप्लीकेशन है, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ये किसके बराबर होता है? चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब सपोज करो आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ले लो, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। ठीक है, सपोज करो इस पॉइंट का रेडियस है r फ्रॉम द सेंटर। अब अगर ध्यान से देखूं तो ये जो सरफेस है हमारी गॉसियन सरफेस, क्या इसके अंदर कोई भी चार्ज एनक्लोज हो रहा है क्या? ध्यान से देखो आप, सारा का सारा चार्ज तो आपका बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या अंदर कोई भी चार्ज आपका है क्या? नहीं, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। ध्यान से देखो, सारा का सारा चार्ज आपका आउटसाइड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, देयर विल बी नो चार्ज इनसाइड। तो इफ देयर इज नो चार्ज इनसाइड, then your enclosed charge inside the Gaussian surface is 0. If your enclosed charge is 0, I can say that एरिया तो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, एरिया कभी भी ज़ीरो नहीं होता, तो किसको ज़ीरो होना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो होना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। तो इनसाइड वाले सरफेस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? 0 होगा। अब सपोज करो मैं आपको आउटसाइड पूछ लेता, मैं आपको एक पॉइंट इधर देता और बोलता बेटा फाइंड करो कि इस पॉइंट पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सपोज मैं आपको बोलता फाइंड करके बताओ, तब आप क्या करते? तब भी आंसर 0 होता क्या? हाँ, अगर मैं आपको बी पॉइंट पे फाइंड करने को बोलता, हाँ, तब 0 नहीं होता। तो मेथड इसका यही है कि आपको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। एक गॉसियन सरफेस यू कैन ड्रॉ। सपोज करो इस पॉइंट का रेडियस r है, r डिस्टेंस आउटसाइड द शेल ले लिया। ठीक है, r डिस्टेंस हमने आउटसाइड द शेल ले लिया। तो अब वापस से आपको गॉस लॉ ही लगाना है। तो गॉस लॉ लगाने के लिए आप वापस क्या करोगे? पहले आप फ्लक्स निकालोगे, अगेन यू विल अप्लाई द सेम इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर से आप सेम फंडा ही लगाओगे। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो ललित ने आंसर भी निकाल दिया है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका यूनिफॉर्म है। देखो अगर मैं आउटसाइड द शेल बात करूं तो हर पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी देखो यूनिफॉर्म है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रेडियली आउटवर्ड्स निकले। So at each and every point your electric field is uniform and its value is equal to E। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है तो मैं उसको कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकता हूँ इंटीग्रेशन के। तो आप इंटीग्रेशन किसका करोगे? ds का, विच इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। टोटल चार्ज आपका कितना है? सपोज करो टोटल चार्ज आपका क्यू के बराबर है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ अ स्फीयर E into 4 pi r square which is equal to Q upon epsilon naught। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा इज इक्वल टू Q अपॉन 4 pi r square epsilon naught और यू कैन ऑल्सो राइट KQ by r square। ठीक है, तो ये सबको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, यहाँ तक सबको समझ आया?
वेरी गुड। अब सपोज करो मैंने ऐसी एक बॉडी ली सॉलिड और उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। सपोज मैंने ऐसा एक स्फीयर लिया और इसके अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसके अंदर आपका यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब आपका चार्ज जो है वो अंदर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। दिस इज योर सॉलिड स्फीयर यू कैन से, एंड द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस मैनर, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है कि इसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी आउटसाइड एनी पॉइंट। किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे आपको सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड। हाँ, तो बताओ क्या होगा। अगेन यू विल कंस्ट्रक्ट वन गॉसियन सरफेस। जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे आप एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ कर लो, उसका डिस्टेंस ले लो सेंटर से r, और अब गॉस का थियरम लगाओ, इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds which is equal to q enclosed upon epsilon naught, ठीक है। सपोज करो अंदर का आपको चार्ज दिया हुआ है, अंदर पूरा चार्ज आपका q है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखो वैल्यू कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ds को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। अगेन यू विल गेट 4 pi r square which is the surface area of the sphere is equal to capital Q upon epsilon naught which is your total charge, ठीक है। तो वापस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम वैल्यू मिलेगा which is Q upon 4 pi r square epsilon naught, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? यस। लेकिन सपोज करो मैं अगर पॉइंट अंदर की तरफ कंसिडर करूं, है ना, अगर मैं पॉइंट अंदर की तरफ कंसिडर करूं, वही स्फीयर फिर से लेते हैं, बट नाउ आई एम कंसिडरिंग द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ये आपका स्फीयर है और ये इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ आई एम कंसिडरिंग वन पॉइंट जिस इनसाइड द स्फीयर, और मुझे फाइंड करना है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगेन सेम मेथोडोलॉजी, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट योर गॉसियन सरफेस which is at a distance r and total charge is given to you q। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये गॉसियन सरफेस में सारा का सारा चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है ना। गॉसियन सरफेस में सारा चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है, कुछ चार्ज एनक्लोज हो रहा है, कुछ चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है ना। गॉसियन सरफेस को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें देखो सिर्फ इतना ही चार्ज एनक्लोज हो रहा है जो अंदर आया, बाहर वाला चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है ना। गॉसियन सरफेस में आउटर वाला चार्ज कोई भी एनक्लोज नहीं हो रहा है। तो अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब आपको चार्ज डेंसिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर ये सॉलिड स्फीयर है, दिस इज योर सॉलिड स्फीयर, तो आपका सारा का सारा जो चार्ज होगा वो पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। योर चार्ज इज वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो सारा का सारा चार्ज है वो कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा,
पूरी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना। तो जब आपका वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, तो आपको चार्ज डेंसिटी लेना पड़ेगा। तो चार्ज डेंसिटी हम क्या लेते हैं, रो इज डिफाइंड एज चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी which is charge per unit volume, which is defined as charge per unit volume। ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है जैसे कि अगर हमें 50 चॉकलेट की प्राइस पता है 1000 रुपये, और हमें एक चॉकलेट की प्राइस पता चल जाए, तो हम 10 चॉकलेट की प्राइस निकाल सकते हैं। जो आप बचपन में पढ़ते थे यूनिटरी मेथड, बिल्कुल सेम फंडा मैं यहाँ पे लगाऊंगा, है ना। जैसे आपको 50 चॉकलेट की कीमत पता है 1000 रुपये, तो एक चॉकलेट की कीमत आप निकाल लोगे और उससे आप 10 चॉकलेट की कीमत निकाल लो, ठीक है। बिल्कुल वही फंडा आपको यहाँ पे लगाना है जो हम बचपन में पढ़ते थे। 5-6 की मैथमेटिक्स में आपको ये चीज़ पढ़ाई जाती है, तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे लगाना है। तो पहले मैंने क्या किया, देखो मुझे पता है कि टोटल चार्ज सारा का सारा Q है, ठीक है। तो मैं एनक्लोज चार्ज निकालूँ। जब भी आप गॉस का थियरम लगाते हो तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ E ds विच इज इक्वल टू योर चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एनक्लोज चार्ज कितना होगा, तो एनक्लोज चार्ज को फाइंड करना सबसे पहले आपका काम है, कितना चार्ज उस सरफेस के अंदर एनक्लोज्ड हो रहा है। एनक्लोज चार्ज को मैं क्या लिख सकता हूँ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम अगर मुझे पता चल जाए, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को अगर मैं उसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूँ छोटे वाले स्फीयर की, तो मुझे एनक्लोज चार्ज मिल जाए। सो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा, देखो Q अपॉन टोटल वॉल्यूम इज 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब। सपोज करो टोटल रेडियस आपको कैपिटल R दिया हुआ है, तो इतने से स्फीयर में कितना चार्ज एनक्लोज होगा वो आप यहाँ से निकाल लोगे, इंटू 4/3 पाई इंटू स्मॉल r का क्यूब। इतना चार्ज आपका एनक्लोज्ड हो जाएगा ये छोटे वाले स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा और आपको एनक्लोज चार्ज मिल जाएगा इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से देख लो, Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, है ना। Q इंटू स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतना चार्ज आपका एनक्लोज्ड हो गया, उसको मैंने एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते थोड़ा। लेफ्ट हैंड साइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो वो इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q इंटू R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक r बचेगा। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा विच इज इक्वल टू Q इंटू R अपॉन 4 पाई R क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आया सबको? अच्छा, वॉल्यूम नहीं समझ आया सर, एनक्लोज चार्ज कैसे लिया वो पता नहीं चला। देखो एनक्लोज चार्ज मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिन बच्चों को एनक्लोज चार्ज नहीं पता चल रहा वो इधर देखो, एक बार फिर से देखो, मैं आपको एनक्लोज चार्ज फिर से बताता हूँ। जैसे बता रहा हूँ वैसे समझना तो इजीली समझ आएगा, ठीक है। एनक्लोज चार्ज का कंसेप्ट देखो इधर। सपोज करो ये आपका स्फीयर है और इसमें टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इसमें है +Q, ठीक है। इस पूरे स्फीयर में कितना चार्ज है, कैपिटल Q। इस स्फीयर का रेडियस आपको दिया हुआ है कैपिटल R। अब मुझे फाइंड करना है इसके अंदर एक जो छोटा सा स्फीयर है, ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, है ना। इसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा ये मेरे को फाइंड करना है।
और छोटे वाले का रेडियस आपको दिया हुआ है स्मॉल आर। ठीक है, तो पहले तो मैं निकाल लूँगा कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो Q चार्ज जो है वो आपका पूरे वॉल्यूम में है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। इतने वॉल्यूम में आपका कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज है ना। तो जब आपका वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब होगा तब आपका उसमें कितना चार्ज होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ। अगर इतने वॉल्यूम में इतना चार्ज है तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा, समझ आया? नाउ यू आर गेटिंग टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज है, कैपिटल Q, तो इतने से वॉल्यूम में कितना चार्ज हो, समझ आया? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस, हाउ टू कैलकुलेट द एनक्लोज चार्ज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल वैसा ही है, इसमें कोई भी नई चीज नहीं है। जैसा हम बचपन में पढ़ते थे ना, बचपन में आप ऐसे ही पढ़ते थे बेटा, अगर आपको चॉकलेट्स में ला रहा हूँ और 100 चॉकलेट्स मैं 500 रुपये में ला रहा हूँ, तो बताओ 50 चॉकलेट कितने में आएगी? अगर 100 चॉकलेट्स 500 में ला रहा हूँ तो 50 चॉकलेट्स कितने में आएगी? तो वही कंसेप्ट यहाँ भी है। अगर इतने वॉल्यूम में Q चार्ज है, कैपिटल Q, तो इतने छोटे से वॉल्यूम में कितना चार्ज हो। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। तो बस यहाँ से आपको एनक्लोज चार्ज निकाल लेना है। इसको मान लो Q एनक्लोज्ड, तो Q एनक्लोज कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। Q एनक्लोज्ड विल बी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो Q एनक्लोज्ड आपका कितना होगा, कैपिटल Q इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, ये तो हमने बेसिक फंडा लगाया। अच्छा, अगर बड़े ध्यान से इक्वेशन को देखो तो इसी को हम रो बोलते हैं। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम क्या बोलते हैं, रो। इसी को हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ध्यान से इस इक्वेशन को देखो तो वापस हमें ऊपर वाला इक्वेशन ही मिल गया है, which is rho into 4/3 pi small r cube। ठीक है, you observe this equation carefully, you will get the same thing। हाँ, बस अब आप समझ गए हो, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है, समझने के लिए बहुत है। 100 चॉकलेट 100 चॉकलेट सब आप निकाल लो। अब इस टॉपिक में कुछ बचा ही नहीं है, बताओ। इतना सिंपल हमने इसको बना दिया है, क्या है इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई देन इट विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको एनक्लोज चार्ज निकालना आ गया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो बाएं हाथ का खेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको क्या करना है, E.ds। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रल साइन के हमने बाहर निकाल दिया, और ds को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट 4πr²। अब r² से r² कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना मिल गया, Q इंटू आर अपॉन 4πr³ एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, बड़े ध्यान से इस रिलेशन को आप देखो तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। और ऊपर जो हमने रिलेशन निकाला था आउटसाइड वाले के लिए, वहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक है, तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो इसका इस तरह से कर्व प्लॉट होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर में कर्व प्लॉट करना है। ठीक है, जेई में आ चुका है वाला सवाल, ग्राफ उन्होंने डायरेक्टली पूछा था जेई में। अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता रहेगा तो आप ग्राफ इजीली प्लॉट कर लोगे। तो कैपिटल आर तक जो होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रहता है, मीन्स विच इज अ कांस्टेंट, सॉरी इट इज अ स्ट्रेट लाइन, नॉट कांस्टेंट, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन अप टू कैपिटल आर। इसके बाद आपका रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाता है। इक्वेशन को देखोगे तो फिर आपका कर्व इस तरह से पलटने लगता है। ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, तो अगर आपको इक्वेशंस पता चल जाएगी तो यू कैन इजीली प्लॉट द कर्व।
वंस यू आर कंफर्टेबल विद द इक्वेशंस यू कैन इजीली प्लॉट द कर्व। ठीक है, तो ये आंसर उसका करेक्ट था, किसी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो ये आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको इक्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली पता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस पे बहुत सारे बन सकते हैं, इजीली सॉल्व कर लो। समझ आ गया बेटा? अभी किसी को डाउट है तो बताओ। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सबको, इक्वेशन से लेके ग्राफ तक बढ़िया से क्लियर हो गया? ओके। अभी भी कोई डाउट है तो बोल दो, आई विल रिपीट अगेन, उसमें कुछ हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है। कई बार चीज़ें नहीं समझ आती है तो आप पूछ लिया करो। ठीक है, चलो आगे चलते अपन। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस लेट्स मूव ऑन। अब सपोज करो हमको एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर दिया है, ठीक है, और हमें फाइंड करना है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। सपोज करो इनफाइनाइटली लॉन्ग हमें वायर दिया और मुझे फाइंड करना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। अब ये वायर कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है, तो हमें गॉसियन सरफेस कैसा बनाना पड़ेगा, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। वायर का शेप हमारा सिलिंड्रिकल होता है, तो वी विल कंस्ट्रक्ट वन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट होता है उसी तरह का हमें गॉसियन सरफेस भी बनाना पड़ता है। जिस तरह का आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उस तरह का हमारा गॉसियन का सरफेस रहेगा। ठीक है, तो सपोज करो मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया और इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी वायर पे ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस तरह से इस वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये वायर है, वायर, दिस इज योर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो सपोज करो इस गॉसियन सरफेस का लेंथ L है, लेट से सिलेंडर का लेंथ L है और इसका रेडियस जो है R के बराबर है। अब आप देखो कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस पे आपका चार्ज ऐसा है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड्स जाएंगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कैसी होगी, रेडियली आउटवर्ड्स। यहाँ पे भी आपका चार्ज है, यहाँ पे भी आपका चार्ज है। इसको थोड़ा मैं और अच्छे से बनाता हूँ, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इस पूरी वायर पे चार्ज है एक्चुअली, ध्यान से देखो तो। अब ये मैंने एक साइड आपको शो करा तो आपको शायद कंफ्यूजन हो सकता है। पूरी वायर पे चार्ज है, ठीक है, तो मैं शो ही नहीं करता हूँ, आप इमेजिन करो पूरी वायर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो इधर वाला चार्ज होगा उसकी वजह से फील्ड लाइंस ऐसे होगी और इधर वाले जो चार्जेस होंगे उसकी वजह से फील्ड लाइंस इस तरह से होगी। ठीक है, इसका रेडियस हमें पता है R। ठीक है, इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, अच्छा, वायर आपका कैसा एलिमेंट है, लीनियर एलिमेंट। और लीनियर एलिमेंट के लिए हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लैम्डा। हमेशा ध्यान में रखो, जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होगा देन वी विल यूज सिग्मा, और जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम में होगा देन वी विल यूज रो। ठीक है, दीज आर द सिंबल्स और नोटेशंस व्हिच वी विल यूज। If there is linear charge distribution, we will use lambda. If there is surface charge distribution, we will use sigma. And if there is volume charge distribution, we will use rho. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शायद आपको पता होंगी, है ना। तो यहाँ पे आपकी चार्ज डेंसिटी कैसी है, लीनियर। तो जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर है then we will use lambda. ठीक है, lambda is your charge per unit length. Lambda is defined as your charge per unit length.
ठीक है, 1 यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है आपका, दैट इज डिफाइंड फॉर लैम्डा। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं कि इस इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अगेन यू हैव टू अप्लाई द गॉस थ्योरम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, कितना फ्लक्स होगा, है ना। तो आप देखो हमारे पास 3 तरह के सरफेस हैं। एक तो हो गया आपका अपर सरफेस, एक हो गया आपका कर्व्ड सरफेस, और थर्ड इज योर लोअर सरफेस। सो आपका जो नेट फ्लक्स होगा वो तीनों सरफेस की वजह से होगा, है ना। EDS करके हमें क्या मिलता था, फ्लक्स मिलता था। तो अगर बड़े ध्यान से देखूं तीनों सरफेस को, अगर आप ध्यान से देखो तो पहले सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, जो टॉप वाला सरफेस है सर्कुलर, इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये नॉर्मली होगा ऐसे, इसका एरिया वेक्टर का होगा ऊपर की तरफ, और फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे जा रही है, तो दोनों के बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा, फर्स्ट सरफेस की वजह से फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये सबको समझ आता है भाई, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, इसमें भी अगर किसी को डाउट आता है तो बता दो। हाँ, फर्स्ट और थर्ड का जीरो हो जाएगा, ये सबको पता चलता है, बहुत बढ़िया। जिनको नहीं भी पता चलता फिर भी एक बार देख लो, मैं स्किप नहीं करूँगा, एकदम पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहा हूँ। नीचे वाले सरफेस का भी देखो एरिया वेक्टर आपका क्या है, ऐसे, और फील्ड लाइंस आपकी ऐसे होंगी, तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आपका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थर्ड वाली सरफेस का। तो ले दे के फ्लक्स आपका बचेगा सेकेंड सरफेस का। तो सेकेंड सरफेस का फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेकेंड वाला सरफेस आपका कैसा है, कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, विच इज 2 पाई आर एल, E इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अरे इस मार्कर को क्या हो गया, चल जा बेटा, ये क्यों नखरे कर रहा है। हाँ, E इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, E इंटू 2 पाई आर एल। व्हाट इज दिस, E इंटू 2 पाई आर एल विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज। अब एनक्लोज चार्ज कितना होगा, देखो एनक्लोज चार्ज मतलब ये गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज एनक्लोज होगा वो, है ना, गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज एनक्लोज होगा वो, है ना। तो हमने चार्ज डेंसिटी लिया हुआ है लैम्डा, तो लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे टोटल चार्ज मिल जाएगा इसके अंदर एनक्लोज्ड। ठीक है, तो आपका चार्ज कितना होगा, देखो एनक्लोज चार्ज विल बी लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाएगा। E इज इक्वल टू एल से एल कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये आपका हो जाएगा k टाइम्स 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, k का वैल्यू कितना होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। सबको क्लियर हो गया पार्ट, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यस, 2k लैम्डा बाय आर इज योर आंसर, है ना। ऑल ऑफ यू क्लियर, चलो ठीक है। अब सपोज करो हमारे पास एक ट्यूब है ना, वायर नहीं है। अभी तो हमने वायर का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, अब सपोज करो हमारे पास एक ट्यूब है। तो ट्यूब ऐसी होती है, देखो ट्यूब कैसी होती है, इस तरह से होती है। अब वायर की बात नहीं कर रहा, अब मैं ट्यूब की बात कर रहा हूं। सपोज करो ट्यूब पे चार्ज आपका ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
ठीक है, रेडियस आपको आर दिया हुआ है, इस ट्यूब का रेडियस कितना है, आर दिया, और ये इनफाइनाइटली आपकी ट्यूब है, लंबी है ना, ऊपर भी आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है और नीचे भी आपकी इन्फिनिटी तक जा रही है। नाउ दिस इज नॉट अ वायर, दिस इज योर ट्यूब। ट्यूब और वायर में क्या फर्क होता है, क्या कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड वायर? हाँ, ट्यूब इज हॉलो, अंदर से हॉलो होती है ट्यूब, है ना, और उसकी थिकनेस होती है, हॉलो होती है अंदर से, और बाहर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ट्यूब में आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सरफेस पे होगा। हाँ, वायर में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता था, लीनियर होता था, वायर पे लीनियर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ट्यूब में आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, सरफेस पे रहेगा। इमेजिन करो, ट्यूब को इमेजिन कर लो, ठीक है। तो बस बात खत्म हो गई, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करो, तो एक गॉसियन सरफेस बना लो, इसको एनक्लोज्ड करता हुआ, है ना, एक गॉसियन सरफेस को बना लो, इस ट्यूब को एनक्लोज करता हुआ एक गॉसियन सरफेस बना लो। अब फिर से आप गॉस लॉ लगाओ, सपोज करो ये रेडियस इसका आर है, स्मॉल आर, अगेन अप्लाई द गॉस लॉ, ठीक है। गॉसियन सरफेस का लेंथ ले लो एल, नाउ अगेन यू हैव टू अप्लाई द गॉस लॉ। अब यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, क्योंकि पूरे सरफेस पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो यू विल यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी विच इज सिग्मा, ठीक है। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आउटसाइड किसी पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, देखो, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस में कितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा ये आप निकालोगे, विच इज इक्वल टू सिग्मा इंटू सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर विल बी, सॉरी दिस सिलेंडर विल बी 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, ठीक है। तो बस आपका एरिया आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल, डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल, ठीक है। चार्ज आपका ये वाली ट्यूब में है, तो आप ये ट्यूब का रेडियस लोगे, यहाँ पे रेडियस का ध्यान रखोगे। बहुत बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, देखो भाई ये रेडियस अलग है, ये गॉसियन सरफेस का रेडियस है क्योंकि ये गॉसियन सरफेस का एरिया है, ये वाला रेडियस आपका ट्यूब का रेडियस है क्योंकि हम सारा का सारा चार्ज कहाँ पे, ट्यूब पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ट्यूब के एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ गड़बड़ करते हैं, आर और आर को कैंसिल कर देते हैं, ये आर कैंसिल नहीं होगा, ध्यान रखो, दिस आर विल नॉट कैंसिल, दोनों आर अलग अलग है, ठीक है। गड़बड़ यहीं पे करते हैं और फिर बोलते हैं हमारा आंसर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा, है ना, दोनों रेडियस अलग अलग है तो आंसर कैसे सेम आएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, देखो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू कैपिटल आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आउटसाइड पॉइंट, दिस विल बी योर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ट्यूब एट द आउटसाइड पॉइंट, ठीक है। अब अगर मुझे इनसाइड निकालना है ट्यूब के, तो इनसाइड क्या होगा बताओ, इनसाइड क्या चार्ज होता है ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर कोई चार्ज होता है क्या बताओ, नहीं होता। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो हो जाएगा, है ना, बिकॉज अंदर से हॉलो होता है ना ट्यूब, तो हॉलो होता है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा उसकी वजह से। तो इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ये तो आउटसाइड हमने निकाला, इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अब सपोज करो मुझे इसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो इस तरह से मैं प्लॉट कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर अगर मुझे प्लॉट करना है हॉलो ट्यूब के लिए, तो क्या हो जाएगा, देखो पहले तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, कहाँ तक 0 रहेगा, कैपिटल आर तक, कैपिटल आर तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 रहेगा।
इसके बाद क्या होगा वेरी सॉरी, इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो बस आपका ग्राफ इस तरह से आ जाएगा। पहले आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा, उसके बाद आपका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये आपका कर्व पूछा गया था एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, जेई हो गया आपका या फिर आपका नीट हो गया, है ना, तो वो डायरेक्टली आपको ग्राफ पूछ लेता है। तो अगर आपको इक्वेशन पता होती है, रिलेशन पता होते हैं, तो आप इजीली ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो, उसमें फिर कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपको रिलेशन पता है तो आप ग्राफ को इजीली प्लॉट कर सकते हो। देखो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ग्राफ आते हैं सीधे सीधे, आपको रिलेशन पता होने चाहिए। अगर नहीं पता तो फटाफट गॉस लॉ लगाओ और 2 लाइन में रिलेशन को निकालो, है ना। सर आवाज बो आवे छे, किसकी आवाज आ रही है? ठीक है, किसकी आवाज आ रही है बेटा? कार पार्किंग नहीं आवाज आवे छे। अच्छा हाँ, 1 मिनट रुको, मैं विंडो को बंद कर देता हूँ, मे बी थोड़ा नॉइस आ रहा होगा। ठीक है, अब ठीक है क्या? हाँ, नाउ इट इज़ गुड। चलो, शायद विंडो की वजह से आ रहा होगा, और तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अरे 1/r² का भी ग्राफ ऐसे ही आता है, थोड़ा स्लोप का फर्क रहता है। देखो कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सर 1/r का और 1/r² का ग्राफ में क्या करें? तो 1/r की वैल्यू पुट करके देख लो ना, कौन सी वैल्यू जल्दी से घटेगी। सपोज r की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/4। ये वाला ग्राफ जल्दी रिड्यूस होगा, है ना। इसका स्लोप ज़्यादा, मतलब ये जल्दी तेजी से रिड्यूस होगा, है ना, ये ज़्यादा तेजी से रिड्यूस होगा। ठीक है, तो स्लोप आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लोगे 1/r का और 1/r² का। ये भी अब बताऊं क्या आप लोग? हाँ, जो रैपिड डिक्रीज होगा ना, 1/r² वाला ग्राफ जो है वो रैपिडली डिक्रीज होगा, और 1/r वाला ग्राफ आपका जल्दी से डिक्रीज नहीं होगा। बस अपने आप उस हिसाब से डिसाइड कर लोगे ना। ठीक है, अब वो तो मैथ्स का पार्ट है, वो आपको देखना है। मैथ्स वाला पार्ट इस तरह से आप सोच सकते हो, जहाँ भी ग्राफ में कंफ्यूजन आए वहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू पुट करके देख लो, कौन सा ग्राफ जल्दी से डिक्रीज कर रहा है, कौन सा ग्राफ आराम से डिक्रीज कर रहा है। ये आराम से डिक्रीज कर रहा है तो ये 1/r होगा, ये जल्दी डिक्रीज करेगा तो ये 1/r² हो जाएगा। बात खत्म हो गई। ठीक है, इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हो। चलो अब हम चलते हैं। हाँ, सपोज करो हम एक सॉलिड सिलेंडर लेते हैं। लेट अस टेक वन सॉलिड सिलेंडर। ये आपका सिलेंडर है, अब ये हॉलो नहीं है, ये कैसा सिलेंडर है? और सॉलिड सिलेंडर। हॉलो बहुत कर दिया अब अपन ने, अब ये ट्यूब नहीं है। नाउ दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड बताने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भैया ये सॉलिड है। ठीक है, ये आपका सॉलिड सिलेंडर, दिस इज योर सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर है तो पूरे अंदर इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। सॉलिड सिलेंडर में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा बताओ? सॉलिड सिलेंडर में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? हाँ, आखू भरेलू छे। हाँ, गुजराती में क्या बोलते हो आप लोग? आखू भरेलू छे। वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। ठीक है, चार्ज का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। चलो आ बदा हमने हमण पड़े ने, आखू भरेलू छे भाई, अंदर में आखू चार्ज भरेलू छे। अहींया पण चार्ज छे, अंदर पण चार्ज छे आखू। ज्यां सुधी तमारी नजर ना पड़े त्यां सुधी चार्ज। ठीक है, चलो अब ये भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, और इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है? वापस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। पहले आउटसाइड पॉइंट पे निकालते हैं।
तो आउटसाइड पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बना लोगे। देखो स्टेप्स हर क्वेश्चन के लिए आपको सेम रिपीट करना है। हर क्वेश्चन के लिए हम गॉसियन सरफेस बना रहे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे और फिर हम सॉल्व कर रहे। ठीक है, पहले मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। सपोज मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस पॉइंट पे आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस बना दो। इसका लेंथ ले लो एल, है ना, गॉसियन सरफेस का लेंथ ले लोगे एल। अब चार्ज आपको निकालना है, तो एनक्लोज चार्ज तो पूरा ही चार्ज हो जाएगा, है ना, एनक्लोज चार्ज तो आपका पूरा ही हो जाएगा। चलो सपोज करो आपको सिलेंडर का रेडियस दिया है, इस सिलेंडर का रेडियस आपको कैपिटल आर दिया है। ठीक है, तो अगेन यू विल अप्लाई द गॉस थ्योरम, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करो तो यू विल गेट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर इंटू एल। ठीक है, एनक्लोज चार्ज कितना होगा, विच इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो अब ये सॉलिड सिलेंडर का वॉल्यूम आप लोगे, तो विच इज पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। एक स्टेप आपको करना है, आपका आंसर हाजिर। एल से एल कट गया, पाई से पाई कट गया, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2r एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। आउटसाइड आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हो विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये वाला आर तो आपका कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। ठीक है, चलो इनसाइड निकाल के देखते हैं। सपोज करो ये आपका हॉलो सिलेंडर है और इसके इनसाइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, वापस से हॉलो सिलेंडर बना, सॉरी हॉलो नहीं है, सॉलिड है, सॉलिड, हॉलो नहीं है, सॉलिड सिलेंडर है, यस, है ना। अरे हाँ ना बोल दो, अब आप लोग गॉस लॉ के एकदम चरम सीमा पे पहुंच गए हो। ठीक है, इसके बाद इसके अलावा गॉस लॉ में ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता आपसे, है ना। इससे ज़्यादा क्या पूछ लेगा आपसे, चाहे जेई का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। गॉस लॉ अगर आपको अप्लाई करना आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो गॉस लॉ से रिलेटेड। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सपोज करो हमें इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर फिर से मैंने बना दिया। सॉलिड मतलब अंदर तमारू भरेલું છે, हाँ, એ તમને ध्यान રાખવાનું। બહુ દીકરાઓ સોલિડ અને હોલોમાં કન્ફ્યુઝ થઈ જાય। ठीक है, એ તમને ध्यान રાખવાનું, હોલો અને સોલિડમાં કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું। ठीक है, अब हमें इनसाइड किसी पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इनसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना दो। इनसाइड एक गॉसियन सरफेस बना दो। अब इनसाइड आपका चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। इसका रेडियस मान लो आपका स्मॉल आर है और बड़ा रेडियस आपका कैपिटल आर है। हमें इनसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ठीक है, इनसाइड पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना। अगेन यू हैव टू अप्लाई द गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगी। ds का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यू विल गेट e इंटू 2 पाई स्मॉल r इंटू एल विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड। अच्छा, अब एनक्लोज चार्ज कितना होगा देखो, तो एनक्लोज चार्ज निकालने के लिए आपको वही फंडा लगाना है फिर से, है ना, विच इज रो इंटू एनक्लोज चार्ज कितना होगा, इस रेडियस में कितना चार्ज होगा। एनक्लोज चार्ज आपका होगा
रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल के बराबर हो। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, रो इंटू पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे दोनों रेडियस सेम है, ये आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू पाई से पाई भी कैंसिल कर दो तो कितना मिल जाएगा, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट इनसाइड पॉइंट। ठीक है, इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सर दोनों रेडियस सेम कैसे होगी? हाँ देखो, पल्लव जगानी का डाउट आया, बहुत बढ़िया सा डाउट है, इधर सब लोग सुनोगे। दोनों रेडियस सेम कैसे होगी? देखो हमारा गॉसियन सरफेस क्या है, देखो इधर गॉसियन सरफेस हमारा ये है, गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, स्मॉल आर, और हमें चार्ज एनक्लोज जो निकालना है वो भी आपका इसी एनक्लोज सरफेस में ही निकालोगे ना आप। चार्ज एनक्लोज भी आप यही सरफेस का निकालोगे ना, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आपका एनक्लोज्ड हुआ है, इसलिए आपका दोनों रेडियस सेम आएगा यहाँ। ऊपर वाले केस में क्या होता था, ऊपर वाला केस देखो, जब हम आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो हमारा जो चार्ज एनक्लोज्ड होता था वो तो पूरे रेडियस का आता था ना, कैपिटल आर का, है ना, और जो आपका सरफेस एरिया आता था वो स्मॉल आर का आता था, क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज आपका एनक्लोज हो जाता था, पूरा आपका सिलेंडर गॉसियन सरफेस के अंदर आ जाता था। लेकिन ये वाले केस में क्या हो रहा है, देखो जब आपने पॉइंट लिया इनसाइड द हॉलो सिलेंडर, तो इनसाइड हॉलो सिलेंडर में आपका गॉसियन सरफेस भी यही है और हमने एनक्लोज चार्ज भी इसी सरफेस के अंदर का निकालना है, इसलिए आपके दोनों रेडियस यहाँ पे सेम हो जाते। क्लियर हुआ? हाँ, ये पॉइंट को बहुत लोग ध्यान रखोगे, बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, सर रेडियस सेम क्यों होगा, रेडियस अलग अलग क्यों होगा। इसको थोड़ा ध्यान से चलोगे यहाँ पे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, है ना। जितना चार्ज आपका एनक्लोज्ड है, हमें एनक्लोज चार्ज से मतलब रखना है हमेशा, कितना चार्ज आपका सरफेस में एनक्लोज्ड हो रहा है, तो एनक्लोज चार्ज भी आपका यही सरफेस का आएगा, अंदर का, है ना। सरफेस मतलब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये पूरे वॉल्यूम का चार्ज आप लोगे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, तो मैंने पाई आर स्क्वायर एल से इसको मल्टीप्लाई किया रो को, तो मुझे एनक्लोज चार्ज मिल गया इसके अंदर, ठीक है। और फिर मैंने इसको सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन। अब यहाँ पे भी आप ध्यान से देखो तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका रेडियस के, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है। तो फिर से आपका ग्राफ वैसा ही कुछ आएगा, ठीक है। फिर से आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ऐसा कर्व आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फिर ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ आपको फिर से मिल जाए। समझ आ गया? यस, ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? चलो यहाँ तक अगर आप क्लियर हो। अच्छा, अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ, गॉस लॉ में किसी को कोई डाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में कोई डाउट, गॉस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाउट? ऑल ऑफ यू क्लियर अप टू दिस पॉइंट? वेरी गुड। चलो स्प्राइट क्लियर हो गया सबको, तो हम आगे चलते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। सपोज करो हमारे पास ऐसा एक कंडक्टर है, कंडक्टर पे आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। कंडक्टर में आपका जो भी चार्ज होता है सारा का सारा ऊपर आ जाता है, इस तरह का हमारे पास एक कंडक्टर, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है।
इस शेप का मुझे एक कंडक्टर दिया हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, क्योंकि हर जगह पे आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग है ना। अभी तक हम जो भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे वो या तो इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, या इस तरह का ट्यूब में डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब हमारा कंडक्टर इस शेप का है, कुछ आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है, मुझे नहीं पता इसका कैसा शेप है, लेकिन कोई भी सिमेट्रिकल शेप नहीं है इसका। अभी तक हम सिमेट्रिकल ज्योमेट्री की बात करते थे, जहाँ पे हम सिलेंडर लेते थे, लाइन चार्ज लेते थे, स्फीयर लेते थे, मतलब कोई ना कोई हमारा ज्योमेट्रिकल शेप होता था, है ना। अभी तक हमने जो भी चर्चा करी सब ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड करी। सपोज करो हमारे पास ऐसा कोई आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है ना, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप नहीं है इसकी, आर्बिट्ररी शेप का कंडक्टर है, और हमको फाइंड करना है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो गॉस लॉ तो भाई भगवान है, गॉस लॉ तो हर केस में एप्लीकेबल होगा ही होगा, गॉस लॉ आपका हर केस में वैलिड होगा ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक छोटा सा गॉसियन सरफेस लिया, इत्तू सा एक गॉसियन सरफेस लिया, इत्तू सा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया। इत्तू सा सरफेस मैंने इसलिए लिया क्योंकि इत्तू से सरफेस में देखो इतना सा चार्ज आएगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी फिक्स होगी। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को फिक्स करने के लिए एक छोटा सा गॉसियन एलिमेंट लिया, वेरी स्मॉल, ठीक है, इत्तू सा गॉसियन एलिमेंट लिया। क्योंकि मैं पूरे इस कंडक्टर को तो कवर नहीं कर सकता, तो मैं पहले देखता हूँ इस छोटे से एलिमेंट पे क्या बिहेवियर मुझे दिखाई देता है, ठीक है। तो उसके लिए रिजल्ट मैं निकालूंगा और फिर मैं पूरे कंडक्टर के लिए एनालाइज कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, गॉस दादा यहाँ पे भी काम आएगा, गॉस तो भगवान है हमारे लिए, और गॉस ने बोल दिया है कि चाहे आपका कंडक्टर का शेप कैसा भी हो, सिलेंड्रिकल हो कि स्फेरिकल हो कि लीनियर हो कि हॉलो हो कि आपका आर्बिट्ररी शेप क्यों ना हो, ठीक है, मेरा लॉ हमेशा लगेगा ही लगेगा, ठीक है। गॉस इज अवर बॉस, वेरी गुड, मितेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। गॉस जो है हमारा बॉस है, ठीक है, हाँ, बॉस की बात मानना हमारा धर्म है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, गॉस इज अवर बॉस, तो हमने गॉस लॉ लगा दिया। हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया और इस छोटे से एलिमेंट से हम फ्लक्स निकालते कितना होगा। तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि कंडक्टर के इनसाइड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। तो कंडक्टर के इनसाइड आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अच्छा, इनसाइड तो जीरो होती है। अब देखते हैं ये वाले सरफेस पे क्या, तो ये वाले सरफेस की तो कहानी खत्म हो गई, इस वाले सरफेस के लिए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अब हमारे पास दो सरफेस बचे, दिस इज योर सेकेंड सरफेस एंड दिस इज योर थर्ड सरफेस। अब देखते तीनों सरफेस को अच्छे से एनालाइज करो। तो ये वाले सरफेस की तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अनसाइड आपके कंडक्टर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इनसाइड तो ये वाले सरफेस में कोई भी फ्लक्स आपका नहीं हो। अच्छा, ये वाले सरफेस की बात करते हैं, कर्व्ड सरफेस की। तो कर्व्ड सरफेस की वजह से क्या होगा, देखो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो इस तरह से वेक्टर होगा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सेकेंड सरफेस का भी फ्लक्स आपका जीरो हो जाएगा। फर्स्ट फ्लक्स का भी आपका सरफेस का फ्लक्स जीरो हो गया, सेकेंड सरफेस का भी आपका फ्लक्स जीरो हो गया। तो ले दे के बचा कौन, हमारे पास थर्ड वाला सरफेस बचा, ठीक है। हमारे पास एक ही सरफेस बचा, थर्ड वाला सरफेस। अब थर्ड वाले सरफेस की वजह से हम पहले फ्लक्स निकालेंगे कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स प्रोड्यूस होता है देखते हैं। तो थर्ड सरफेस की वजह से कितना फ्लक्स आ जाएगा बताओ, विच इज इक्वल टू E इंटू डी एस। छोटा सा फ्लक्स कितना आ जाएगा, आपका जो फ्लक्स होगा E इंटू डी एस के बराबर होगा, है ना, E इंटू डी एस के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो हमने छोटा सा सरफेस एरिया लिया है,
ये जो हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इस सरफेस का एरिया कितना है ds, तो इस सरफेस में चार्ज कितना एनक्लोज्ड होगा, Q एनक्लोज्ड विल बी सिग्मा इंटू ds। इतना आपका चार्ज ये वाले सरफेस में एनक्लोज्ड होगा, है ना। ये वाले छोटे से सरफेस में आपका कुछ चार्ज तो आएगा ही आएगा, तो हमने एनक्लोज चार्ज भी निकाल लिया विच इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ds के बराबर। तो ये क्या होगा देखो, E इंटू ds विच इज़ इक्वल टू सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ds से ds कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वाह, यहाँ पे गॉस भगवान ने प्रूव कर दिया कि गॉस हमारा बॉस है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉस ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि गॉस इज बॉस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंडक्टर की वजह से कितनी आएगी, विच इज़ ऑलवेज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कंडक्टर के सरफेस की वजह से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो हमने कंडक्टर की वजह से भी, जिसका कोई ज्योमेट्रिकल सेंस नहीं बनता है, जिसकी कोई आर्बिट्ररी ज्योमेट्री है, हमें ये भी नहीं पता ये कैसी शेप है इसकी, तो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ से निकाल दी। तो अब तो मानना पड़ेगा कि गॉस सही में बॉस है ना। जो ऐसी शेप में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल दे, उसको तो भगवान मानना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पे गॉस लॉ के हमने लगभग सारे एप्लीकेशन डिस्कस कर लिए। अब मेरे ख्याल से आप हर तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो। कभी कभार आपको शीट में से बोलता है, इनफाइनाइट लॉन्ग शीट दे देता है और उस पर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और आपको बोलता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। हाँ, तो फिर आप गॉसियन सरफेस लेते हो और गॉस लॉ लगा के फिर से आप E डॉट ds फ्लक्स निकालते हो, है ना। शीट की वजह से भी आप निकाल सकते हो। एक बार गॉस लॉ लगाना आ गया, फिर आप इस पर अच्छे से गेम खेल सकते हो। ठीक है, कई बार आपकी शीट थिक होती है, थिक शीट है और थिन शीट है, तो उसका भी फर्क आ जाता है। ज़्यादा थिक शीट है या ज़्यादा थिन शीट है, उसको भी आप रिलेटिवली निकाल सकते हो। ठीक है, शीट की वजह से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह के बहुत सारे एप्लीकेशंस अब आप सॉल्व कर सकते हो। मेरे ख्याल से इतने कैपेबल हम हो गए हैं कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट की वजह से गॉस लॉ लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, चलो थोड़ा कंक्लूड करते हैं इसको। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के आपके पास दो तरीके होते हैं। या तो आप इंटीग्रेशन वाला अप्रोच लगाओ, जिसमें आप एक छोटा सा एलिमेंट लो, फिर उसको इंटीग्रेट करो और फिर आप आंसर निकालो। ठीक है, एक अप्रोच तो आपके पास ये, छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकालो पहले, डी इज इक्वल टू के टाइम्स डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता चल जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा स्मार्ट अप्रोच है, दैट इज़ योर गॉस लॉ। आप गॉस लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल सकते हो। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का एक दूसरा तरीका है ना। बट ये वाला जो मेथड है गॉस लॉ वाला, जिनको इंटीग्रेशन नहीं पसंद उनके लिए ये मेथड बेस्ट। ठीक है, बट ये मेथड में आपको गॉसियन सरफेस अच्छे से सिलेक्ट करना है। तो गॉसियन सरफेस हमने देखे 2 या 3 तरह के पॉसिबल होते हैं, है ना। एक तो हमने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस देखा, जब आपका स्फीयर एलिमेंट होगा तो आप स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लोगे। जब आपका वायर वाला एलिमेंट होगा तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। इसके अलावा एक गॉसियन सरफेस होता है क्यूबिकल। कई बार हम क्यूब से भी सॉल्व करते हैं, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस भी आप ले सकते हो। तो डिफरेंट सरफेस हम लेते हैं, उसके अंदर का एनक्लोज चार्ज निकालते हैं और गॉस थ्योरम की हेल्प से हम नेट फ्लक्स कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम के हेल्प से हम नेट फ्लक्स को कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट गॉसियन सरफेस के साथ आप इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है,
एग्ज़ाम में उनका मेन फोकस क्या होता है? देखो, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो जेई और नीट ये चाहता है कि बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, उसको चेक करें। तो उसको चेक करने के लिए वो क्या करेगा, आपको रिलेशंस पूछ लेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका जो हमने लिया हॉलो ट्यूब कितना होता है। ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट्स आपको पूछ सकता है वो। तो आपके पास यही वाला तरीका है कि आप गॉस लॉ लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। इसके अलावा वो इन रिलेशंस पे ग्राफ भी पूछ सकता है कि बताओ इसका ग्राफिकल रिलेशन कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का आर के साथ रिलेशन कैसा होगा। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछ सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। और वो क्या पूछ सकता है आपसे, कई बार आपसे फ्लक्स निकालने को पूछ सकता है। तो फ्लक्स तो निकालना हम बड़े अच्छे से जान गए। फ्लक्स निकालने के लिए आपको खाली इंटीग्रेशन ईडीएस अप्लाई करना है, तो यहाँ से आपका नेट फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, नेट फ्लक्स अगर एक बार हमें पता चल गया तो हम उसको लिंक कर सकते हैं, विच इज़ चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस पहला आदमी था, गॉस वही साइंटिस्ट था जिसने नेट फ्लक्स को ये चार्ज एनक्लोज से रिलेट किया था, और वहीं से इसका नाम पड़ा था गॉस थ्योरम। ठीक है, यहीं से इसका नामकरण हुआ था गॉस थ्योरम, क्योंकि गॉस ही वो पहला आदमी था जिसने फ्लक्स को रिलेट किया था एनक्लोज चार्ज। ठीक है, गॉस ही वो पहला आदमी था जिसने फ्लक्स को रिलेट किया था एनक्लोज चार्ज। बस मेरे ख्याल से आपके लिए फ्लक्स वाला कंसेप्ट सारा क्लियर हो गया है। कल हम थोड़ी और चर्चा करेंगे इस पे, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, कल इस टॉपिक को, फ्लक्स वाले को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, इज देयर एनी डाउट्स? चलो, ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।